उसके बाद कोई लीव हुआ मीटिंग से तो मेरे को मत बोल। अरे ये तो लगाया ही नहीं आज। तो चलो, कल तक हमने बहुत सारा पार्ट कंप्लीट किया था। वी हैड डन साइबर्स के बारे में कुछ हमने डिस्कस करा था कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, फिर उसके इम्पैक्ट क्या होता है, ये भी चीज़ हमने देख ली थी। उसके बाद देन वी सॉ ई कॉमर्स में कंट्रोल रखना क्यों ज़रूरी है, कंट्रोल कौन कौन रखेगा, कंट्रोल कैसे रखा जाएगा, इसके बारे में भी हमने कल डिटेल में जानकारी हासिल करी। अभी आज थोड़ा सा लॉ के तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले साइबर सिक्योरिटी रिस्क कंसिडरेशन को हमको करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है, कभी कभी एमसीक्यू फॉर्म में आता है, कभी कभी सेपरेट 4 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट क्वेश्चन, दैट इज साइबर सिक्योरिटी रिस्क कंसिडरेशन। तो चलिए उस आंसर पर हम चलेंगे, दैट इज दिस पार्ट। कल हमने ये करा था ऐसे 315, राइट। अभी करेंगे प्रिंसिपल्स एड्रेसिंग की साइबर सिक्योरिटी रिस्क इन ई कॉमर्स। सर इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो इसका मतलब हमको समझना है कि ये कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है कि अगर आपको साइबर सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, अंडरस्टैंड, साइबर सिक्योरिटी क्या ई कॉमर्स वालों को मेंटेन करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? क्या लग रहा है आपको, वेदर दे हैव टू मेंटेन और नॉट मेंटेन? मेंटेन करना पड़ेगा, करेक्ट। तो साइबर सिक्योरिटी का जो है आपको एक एनवायरनमेंट बना के रखना पड़ेगा, और आपको साइबर की सिक्योरिटी का ब्रीच ना हो, ये सुनिश्चित करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप अपने ई कॉमर्स कंपनी चलाओगे तो बेसिकली आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंगली आपकी जो साइबर सिक्योरिटी की रिस्क है वो मिटिगेट हो जाएगी। मिटिगेट का मीनिंग होता है बेटे रिड्यूस होना। तो चलिए फटाफट से, बहुत सारे पॉइंट्स हैं लगभग, अगर आप यहाँ पर देखो तो टोटल 8 से 9 पॉइंट है, लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट्स है उसको फटाफट से पढ़ेंगे। जहाँ पर ऐसे जनरलाइज्ड आंसर होता है उसको हमारा सिखाने का एक अलग सा तरीका है। मैं खुद लिख कर आपको सिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखना है, करेक्ट। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी रिस्क कंसिडरेशन, साइबर सिक्योरिटी रिस्क कंसिडरेशन इन ई कॉमर्स, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, इसको आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमने मतलब समझा कि अगर आप एक ई कॉमर्स कंपनी रन कर रहे हो तो आपको बहुत सारी साइबर सिक्योरिटी का रिस्क रहता है। तो उसको मैनेज करने के लिए या उसको कंट्रोल में रखने के लिए आपको क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, वो वाले पॉइंट्स यहाँ पर आएंगे। तो चलो उसको हम लोग करेंगे। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आई कीप इट टू डार्क ब्लू। तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है क्या करना चाहिए आपने। तो वो बोल रहे हैं कि ड्रॉ अ डिटेल्ड नेटवर्क डायग्राम, ड्रॉ अ डिटेल नेटवर्क डायग्राम, ड्रॉ अ डिटेल नेटवर्क डायग्राम शोइंग ऑल इंपॉर्टेंट, इसको यहाँ कर लेते हैं, शोइंग ऑल इंपॉर्टेंट नेटवर्क कंपोनेंट्स, शोइंग ऑल इंपॉर्टेंट नेटवर्क कंपोनेंट्स। सर इसका क्या मतलब है? वो कह रहे हैं कि अगर आप एक बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी रन कर रहे हो तो आपका इंटरनल नेटवर्क बहुत स्ट्रांग होगा। हो सकता है क्या कि आप किसी पब्लिक नेटवर्क का भी यूज कर रहे हो ना। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ पब्लिक नेटवर्क? इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ अ पब्लिक नेटवर्क। बात समझे नहीं समझे आप? तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहला क्या करो आप कि अपना जो भी नेटवर्क है उसका एक नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करके रखो, और एकदम उसको डिटेल में ड्रॉ करना। आपका नेटवर्क कहाँ कहाँ का है, इसमें कौन सा पार्ट इंटरनल है, कौन सा पार्ट एक्सटर्नल है, इसमें राउटर्स कितने लगे हुए हैं, है ना, इसमें लैन कितना लगा हुआ है। सर ये ड्रॉ करने से क्या फायदा होगा? इन केस नेटवर्क को लेके कुछ दिक्कत होती है तो कोई तो आपके पास डायग्राम चाहिए कि जिसको देख के आप उसको रिपेयर कर सको। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपने वो मूवी देखी है द अटैक ऑन गाजी? गाजी मूवी देखी नहीं देखी आपने? गाजी अटैक। गाजी अटैक, कितने बच्चों ने देखा है गाजी अटैक मूवी को? यश ने देखा है, और अच्छा, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक देखे हो नहीं देखे हो आप? यस। सर्जिकल स्ट्राइक तो सबने देखा होगा ना, उरी मूवी। तो उसमें आप क्या देखते हो? वो आतंकवादियों के लॉन्च पैड को तबाह करने से पहले उसकी प्लानिंग की जाती है, उसका पूरा एक डायग्राम बनाया जाता है कि कहाँ जाकर के हमको अटैक करना है। तो यही वाली बात है कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो नेटवर्क है उसका एक डायग्राम ड्रॉ करके रखो, ताकि इन केस कुछ दिक्कत आती है तो हमको एग्जैक्टली पता चले कि कहाँ पर जाकर उसको रिपेयर करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जाकर के सबसे पहले आप नेटवर्क का एक अच्छा सा डायग्राम वहाँ पर ड्रॉ कर लो। फ्री हैंड ड्राइंग नहीं करना है आपको, वो टेक्निकल आईटी टीम होती है जो सब आपको ड्रॉ करके देगी। उसके बाद अगला अगला स्टेप आपको क्या करना है? लिस्ट डाउन
all the digital assets, list down all the digital assets used by the company, and its IT managers. Now what is the meaning of the term asset? चलो आप अकाउंट्स के स्टूडेंट हो, बताओ एसेट का मतलब क्या होता है? हम एसेट कब रिकॉग्नाइज करते? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आपने सीखा होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 सीखे हो कि नहीं सीखे हो, बताओ। यस सर। तो बताइए एसेट कब रिकॉग्नाइज किया जाता है? सर वही तो नहीं पता, हमने AS 10 तो सीख लिया, लेकिन ऐसा AS आया और ऐसा बाउंसर चला गया। बेटे बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी ऐसी चीज़ जब आप परचेस करते हो कि जिससे आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है, ये वर्ड सुना है क्या आपने, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट? यस सर। हाँ, तो वही चीज़ जो भी आप परचेस कर रहे हो जहाँ से आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है और वो लॉन्ग टर्म जो है वो रहने वाला है, उसको हम लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं एसेट। अदरवाइज हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। अगर वहाँ से हमको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगा और वो मिलता ही रहेगा, तो हम उसको क्या करेंगे, एसेट ट्रीट करेंगे। AS 10 का एक ही जो है शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया। तो डिजिटल एसेट को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? लेट अस से फॉर एग्जांपल हमने बहुत बड़ा सर्वर ले लिया। अब ये सर्वर क्या हमारी एसेट मानेंगे? डेफिनेटली, इसमें हमारा डेटा स्टोर होने वाला है। लेट अस से फॉर एग्जांपल हमने कोई ऐसा एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जो दुनिया में कहीं भी नहीं है, नया सॉफ्टवेयर हमने डिज़ाइन किया। जैसे नासिक की वो कंपनी है ESDS सॉफ्टवेयर, उन्होंने क्लाउड को डिज़ाइन किया था जो पूरी दुनिया में ऐसे टाइप का क्लाउड नहीं था कहीं भी, तो अमेजोन ने उसको अक्वायर करने को ऑफर भी दिया था, मतलब इनोवेशन उन्होंने किया था। तो बेसिकली दैट इनोवेशन इज इन अ वर्चुअल वर्ल्ड एंड इट इज़ इन अ डिजिटल फॉर्मेट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिजिटल एसेट। तो दूसरा आपको क्या करना है कि जितनी भी आपकी डिजिटल एसेट है उसको प्रॉपर उसका लिस्ट मेंटेन करो, ताकि इन केस ऑफ प्रॉब्लम हमको पता तो चले कि हमारे पास एसेट्स कितनी है, तो उसके हिसाब से हम लोग उस पर क्या लगाएंगे, सिक्योरिटी लगाएंगे। अब थर्ड पॉइंट जो है वो नेटवर्क से रिलेटेड है। वो क्या कह रहे हैं, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी। नाउ व्हाट इज अ पॉलिसी? हमने आपको पहले दिन बताया था कॉमन पूल लेक्चर में कि पॉलिसी में सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं कि ये चीज़ कैसे होगी एंड सो ऑन। तो नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी में आप क्या लिखोगे कि नेटवर्क को सिक्योर कैसे रखेंगे, इस पर कितना जो है हम एंटीवायरस का खर्चा लगाएंगे, कौन से टाइप की वायर्स का इस्तेमाल होगा, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इसका डेली क्या हम इसको चेक करेंगे, 15 डेज साइकिल में चेक करेंगे, 10 दिन में चेक करेंगे, हफ्ते भर में चेक करेंगे, क्या अपना इसको मेंटेन करने का साइकिल कितना है, कौन कौन लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो जा करके ये नेटवर्क सिक्योरिटी को चेक करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इस तरह की आपको नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी को डेवलप एंड इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट भी बड़ा मजेदार है, recording of incidents of cyber security breach and actions taken thereon सर इसका क्या मतलब है? अब आप एक ई-कॉमर्स कंपनी हो, कभी ना कभी आपके पूरे इस कंपनी के लाइफ साइकिल में कभी ना कभी तो कोई हैकर ने ट्राई किया होगा आपकी सिक्योरिटी को ब्रीच करने का। तो ऐसे कितने इंसिडेंट हो चुके हैं, उसका एक लेखा जोखा मेंटेन करो। इतना ही नहीं, वो सिक्योरिटी ब्रीच जब आपको पता चला, उस पर जो आपने एक्शन लिया उसका भी आपको एक लिस्ट मेंटेन करना है। तो इससे क्या समझ में आएगा, हमारी जो सिस्टम है वो कितनी स्ट्रांग है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर आपने आपके घर के आजू बाजू CCTV कैमरास लगा दिए, सिर्फ उसको लगा के भूल जाते हो कि आप नहीं, आप क्या करते हो, रेगुलर इंटरवल्स पर चेक करते हो कि क्या ये जो सिक्योरिटी कैमरा है क्या ये प्रॉपर फुटेज जो है वो कैप्चर कर रहा है या नहीं कर रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये वही वाली बात है कि आपकी साइबर सिक्योरिटी को ब्रीच करने का अभी तक कितने लोगों ने ट्राई करा और उस पर आपने क्या एक्शन लिया, इसका जो है एक लेखा जोखा आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये पहले 4 पॉइंट कौन से, साइबर सिक्योरिटी रिस्क कंसिडरेशन इन ई-कॉमर्स में पहले 4 पॉइंट कौन से, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले नेटवर्क, एकदम डिटेल नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करेंगे ताकि हमको पता चले कि अगर गड़बड़ी होती है तो कहाँ ठीक कर रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, सारी की सारी डिजिटल एसेट्स को हमको एक लिस्ट मेंटेन करना है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि नेटवर्क सिक्योरिटी का पॉलिसी बनाना है और उसको इंप्लीमेंट करना है।
और फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि जितने भी साइबर सिक्योरिटी रिस्क का जो ब्रीच हुआ है उसके इंसिडेंट को हम रिकॉर्ड करेंगे और उस पर जो एक्शन लिया हम उसको भी रिकॉर्ड करेंगे। तो ये थे पहले 4 पॉइंट्स। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट 4 पॉइंट्स। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट 4 पॉइंट्स। अगले 4 पॉइंट कौन से? पहला पॉइंट वापस वही वाला पॉइंट है, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, ऊपर था नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी, अब ये है आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी। आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी। नेटवर्क में हम केवल नेटवर्क फोकस थे, आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी में सब कुछ कवर हो रहा है, नेटवर्क भी कवर हो रहा है, कंप्यूटर भी कवर हो रहा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग, सर्वर भी कवर हो रहा है, क्लाइंट भी कवर हो रहा है, आपका 3 टियर आर्किटेक्चर का सिक्योरिटी भी कवर हो रहा है। तो इट इज़ अ मास्टर सिक्योरिटी पॉलिसी, इट इज़ अ मास्टर सिक्योरिटी पॉलिसी। वो आपको जो है उसको डेवलप करके वहाँ पर इंप्लीमेंट भी करना है। सो दैट इज दैट पार्ट। आगे का पॉइंट देखिए, द नेक्स्ट पॉइंट इज अप्रूवल सिस्टम। अप्रूवल सिस्टम in place, approval system in place for access to IT resources, for access to IT resources. Now what is this concepts of approval system? Understand, आप एक आईटी कंपनी हो तो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट है, मतलब आप एक ई कॉमर्स कंपनी हो तो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट है, कोई परचेस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, कोई क्वालिटी कंट्रोल में काम कर रहा है, कोई लॉजिस्टिक में काम कर रहा है। तो हर एक का डिपार्टमेंट अलग है, तो उनका नेचर ऑफ वर्क भी अलग है। तो अगर एक डिपार्टमेंट के बंदे को किसी दूसरे डिपार्टमेंट का डेटा अगर देखना है तो उसको उस दूसरे डिपार्टमेंट के जो हेड है उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, जो परचेस डिपार्टमेंट है अगर उसको इन्वेंट्री डिपार्टमेंट का जो है वो डेटा चाहिए ताकि उसको ये समझे कि हमको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट, तो उसको इन्वेंट्री डिपार्टमेंट के हेड से जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा कि क्या मैं आपके डेटा को एक्सेस करूं क्या। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ऐसी अप्रूवल सिस्टम का जो है, ये अप्रूवल सिस्टम का मैकेनिज्म होना चाहिए आपके ओवरऑल आईटी सिस्टम में। उसके बाद एनुअल रिव्यू बाय एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन होता है जिसका नाम है CIO। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट CEO, आई एम टॉकिंग अबाउट CIO, जिसका फुल फॉर्म है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। क्या नाम होता है इसका? CIO। जैसे होता है ना CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये होता है CIO चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है जो केवल एक आईटी कंपनी में आपको दिखेगी। तो आपका ई कॉमर्स कंपनी एक आईटी कंपनी है, तो ये वो बंदा है जो आपके पूरे जो कंपनी है उसका जो सिक्योरिटी है उसके लिए ये बंदा रिस्पॉन्सिबल है। ही इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग ऑल द आईटी सिक्योरिटी। तो इसका भी काम है कि एक एनुअल रिव्यू लेना चाहिए। और लास्ट पार्ट, इफेक्टिव यूज ऑफ फायरवॉल। कौन बच्चा बताएगा फायरवॉल का मतलब क्या होता है? हैव यू एवर हर्ड दिस टर्म? फायरवॉल का नाम सुना है आपने कभी? यस सर। तो बताइए क्या होता है फायरवॉल? सर सिर्फ नाम सुना है। सिर्फ नाम सुना है? बेटे देखो, फायरवॉल क्या होता है बेसिकली, ये आपके विंडोज़ का एक जेन्युइन विंडोज़ का एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आप इसको बोल सकते हैं। मैं आपके सामने प्रैक्टिकल इसको ओपन करता हूँ यहाँ पर। आई विल टाइप फायरवॉल। ये आपके विंडोज़ में होता है, फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन। आपको दिख रहा है क्या? विंडोज डिफेंडर फायरवॉल विथ एडवांस सिक्योरिटी। ये आपके अभी जो मेरे पास है ये जेन्युइन विंडोज़ है, तो इसमें वो बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे मैं इसको एक्सपांड नहीं कर पा रहा, बट अगर आप इसको देखो तो वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, डोमेन प्रोफाइल, प्राइवेट प्रोफाइल, पब्लिक प्रोफाइल इज एक्टिव एंड सो ऑन। यहाँ से जाकर मैं कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ कि जब मेरा जो ये पीसी है, जब मैं इसको नेटवर्क से कनेक्ट करता हूँ इंटरनेट से, तो इसमें सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, कौन से लेवल की होगी, हाई सिक्योरिटी, मीडियम सिक्योरिटी, लो सिक्योरिटी। यहाँ पर जाकर हमको इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ये देखिए, इनबाउंड रूल्स, आउटबाउंड रूल्स। इनबाउंड रूल्स मतलब कौन मेरे पीसी को एक्सेस करेगा इंटरनेट से, उसकी मैं परमिशन यहाँ पर सेट कर सकता हूँ। और आउटबाउंड रूल्स मतलब जब मैं अपने पीसी से डेटा बाहर भेजता हूँ तो उस टाइम पे किस लेवल की सिक्योरिटी होनी चाहिए वो भी यहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये वही कह रहे हैं कि आप क्या करो बेटा, ये जो आपका फायरवॉल है इसका इफेक्टिव यूज़ आपने करना चाहिए। आप बोलोगे सर हमारे कंप्यूटर में फायरवॉल नहीं है क्या? आपके कंप्यूटर में बेटा फायरवॉल है ना। तो अगर आपका विंडोज़ जेन्युइन है तो आपको ये फायरवॉल एक्टिवेट कर दो, आपको कोई एंटीवायरस अलग से लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ना कोई किसी
क्विक हील की जरूरत है, ना नेट प्रोटेक्टर की जरूरत है। फायरवॉल अकेला ही बहुत ताकतवर है। लेकिन अगर आपका पायरेटेड विंडो है तो फायरवॉल गलती से भी ऑन मत करना। क्यों? बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट को पता चल जाएगा कि आपके पास पायरेटेड विंडो है, और जब उनको पता चलता है उसके 28 डेज में आपका विंडोज क्रैश हो जाएगा, वो क्रैश कर देंगे, राइट। सो दीज आर द नेक्स्ट 4 पॉइंट्स। अगले 4 पॉइंट कौन से थे? डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेशन ऑफ आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी, अप्रूवल सिस्टम होना चाहिए। एनुअल रिव्यू किसने लेना चाहिए? आपका सीआईओ ने लेना चाहिए। और लास्ट में क्या दिख रहा है? इफेक्टिव यूज ऑफ फायरवॉल होना चाहिए। ये सब चीजें कर लोगे तो आपकी जो साइबर सिक्योरिटी रिस्क है आप उससे 100% तो नहीं बचोगे, लेकिन बहुत हद तक उसकी रिस्क को आप कम कर दोगे। तो ये थे टोटल 8 पॉइंट्स। फटाफट से एक बार रिपीट करूंगा। व्हाट आर द 8 पॉइंट्स अंडर साइबर सिक्योरिटी रिस्क कंसिडरेशन? सबसे पहला, नेटवर्क का एक डिटेल डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, सारी डिजिटल एसेट्स का एक लिस्ट बना लेंगे, नेटवर्क की सिक्योरिटी पॉलिसी को डेवलप भी करेंगे, इंप्लीमेंट भी करेंगे। और आगे क्या दिख रहा है? जितने भी ये साइबर सिक्योरिटी ब्रीच का इंसिडेंट हुआ है उसको रिकॉर्ड करेंगे, और उस पर हमने क्या एक्शन लिया इसका भी हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। और लास्ट के 4 पॉइंट कौन से? हम क्या करेंगे, जैसे नेटवर्क की सिक्योरिटी पॉलिसी थी, अब आईटी सिक्योरिटी पॉलिसी को डेवलप करेंगे, मेंटेन भी करेंगे। उसके बाद अप्रूवल सिस्टम जो है वो इफेक्टिव होनी चाहिए। एनुअल रिव्यू, ये जो हमारा सीआईओ का भैया है, सीआईओ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वो लेगा एनुअल रिव्यू। और लास्ट में क्या दिख रहा है आपको? फायरवॉल का इफेक्टिव यूज यहाँ पर होना चाहिए। नाउ प्लीज टेल मी, क्या इस तरह ये आंसर आपके दिमाग में बैठ रहा है? सारे बच्चे, क्या आपके दिमाग में ये आंसर बैठ रहा है? सर सीआईओ को फुल फॉर्म क्या बोला आपने? चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। मैं लिख देता हूं यहां पर, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ओके सर। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो देखिए, ये आंसर को अगर आप इस तरह याद रखोगे तो एग्जाम में पॉइंट्स याद आएंगे। अंडरस्टैंड, मेरा एक ही मतलब है, एक ही मकसद है। मैं अगर इसको नहीं लिखता तो भी चलता, आई कुड हैव जस्ट गॉन एंड अंडरलाइन द वर्ड्स और फिर फटाफट हम इसको पढ़ लेते। लेकिन इस तरह से आपको सिखाने से क्या फायदा होता है? सबसे पहली बात, लिख के उसको याद करने से एक तो फटाफट से दिमाग में बैठता है, और दूसरा, जब ऐसा जनरलाइज्ड आंसर आता है, आप देखो इसमें कोई सब हेडिंग नहीं है, इसमें केवल पॉइंट्स है, कोई सब हेडिंग नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स है। तो जहां पर भी ऐसे वाले आंसर आएंगे मैं आपको इसी टेक्निक से सिखाऊंगा, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये वाले टेक्निक से बच्चों को लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। जिधर जनरलाइज्ड आंसर आता है ना, उधर ही गाड़ी अटक जाती है। फिर आप बीकॉम के आंसर लिख के आते हो, ऊपर लिखा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो एग्जामिनर को पता चलता है कि भैया बंदा फेक रहा है, और जितना फेकोलॉजी करोगे उतना ये आपके मार्क्स कट करेगा। सो ये था आंसर, प्रिंसिपल एड्रेसिंग की साइबर सिक्योरिटी रिस्क इन ई कॉमर्स। अभी लॉ की ओर बढ़ेंगे, दैट इज गाइडलाइंस एंड लॉज गवर्निंग ई कॉमर्स। गाइडलाइंस एंड लॉज गवर्निंग ई कॉमर्स, इसमें हमको बहुत सारा एक्ट करना है, हमको बहुत सारी एक्ट पढ़नी है। आईटी एक्ट इंपॉर्टेंट वाली पार्ट हमको देखना है, और कुछ गाइडलाइंस को हमको देखना है ना। ये बहुत ही बेसिक वाला पार्ट है, दैट इज गाइडलाइंस फॉर ई कॉमर्स। अगर आप एक ई कॉमर्स कंपनी चलाते हो तो गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पे खास करके इन्होंने गाइडलाइन बनाई है। हम इसको बाय द बाय प्रैक्टिकली देखते चलेंगे। मुझे बताइए, आपका फेवरेट कौन है, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट? कितने बच्चे अमेजॉन के पक्ष में है? यहाँ पर हाथ खड़े कर दो जो अमेजॉन के पक्ष में है। ओ, आई कैन सी 6 people are in Amazon के फेवर। एंड व्हाट अबाउट फ्लिपकार्ट? फ्लिपकार्ट के भी कुछ लगभग सेम फॉलोअर्स है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कभी रिस्पॉन्ड नहीं करते। बेटे रिस्पॉन्ड किया करो, है ना, आपके फायदे की बात चल रही है। रिस्पॉन्ड करने से, हाँ क्या किया? कभी यूज नहीं किया, इसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं किया। किसने यूज नहीं करा? सर मैं कभी यूज नहीं किया आपने? नहीं सर, जरूरत नहीं पड़ी। ऑनलाइन शॉपिंग ही नहीं करी आपने? सिद्धिविनायक स्टोर से उसके बाद भाई सिद्धिविनायक स्टोर से बड़ा प्यार है आपको? कोई खास तो नहीं रहता सिद्धिविनायक स्टोर में? नहीं सर, वो मतलब मेरे फ्रेंड्स की दुकान तो वहाँ से लेता हूँ। अरे इसके बढ़िया, कोई बात नहीं, इसी बहाने आज जाकर के कुछ शॉप कर लेना ऑनलाइन, है ना, अपने फ्रेंड के लिए कुछ ले लेना ऑनलाइन। चलिए,
कुछ खास बातें ई कॉमर्स के रिलेटेड कि ये चीज़ें आपके वेबसाइट में दिखनी ही चाहिए। बिलिंग के रिलेटेड क्या क्या गाइडलाइंस बताई गई कि अगर आपको जीएसटी एप्लीकेबल है तो आप जानते हो कि आपको एक टैक्स इनवॉइस बनाना पड़ेगा। तो या जब आप कस्टमर को बिल भेजते हो सबसे पहले तो बिल भेजना कंपलसरी है, और अगर सेलर को जीएसटी एप्लीकेबल है तो जो जीएसटी के रूल्स है उसके हिसाब से आपका बिल का फॉर्मेट होना चाहिए, उसका कंटेंट होना चाहिए, कस्टमर को समझ में आना चाहिए कि जो प्राइस उसने पेमेंट करा है वो कैसे कैलकुलेट हुआ है, वो बिल आपने भेजना ही चाहिए। ये पहली गाइडलाइन। दूसरी गाइडलाइन है प्रोडक्ट एंड गारंटी वारंटी के रिलेटेड। जब भी किसी प्रोडक्ट पर कोई गारंटी वारंटी है, नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे होती है, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा। आप जैसे देखिए ये इन्फिनिक्स पे हम लोग क्लिक करेंगे, आई गेस अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है इसलिए दिखा नहीं रहा, लैपटॉप पर क्लिक कर लेंगे। चलो इस पर क्लिक कर लेंगे। तो अभी इस केस में अगर सेलर कोई वारंटी गारंटी दे रहा है तो उसने उधर डिस्प्ले करना चाहिए, ऐसा लॉ ने बताया। तो देखो चलो देखते इधर है क्या, एंड द आंसर इज यस। अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है 2 years ऑन साइट वारंटी, 2 years ऑन साइट वारंटी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज गाइडलाइन वैसा है ई कॉमर्स का, बताना ही पड़ेगा आपको। आगे शिपिंग के बारे में आपको डिटेल कस्टमर को बतानी पड़ेगी। चलो लेटस देखते हैं कि इसका जो शिपिंग है वो कब तक मेरे को डिलीवर करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पर डालकर देखूँ तो ये मुझे बता रहा है कि आज अगर मैं इसको ऑर्डर करता हूँ तो मेरे पिन कोड पर 24 मई तक ये यहाँ पर जो है ये मेरे को डिलीवर कर देगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो सर इसका मतलब क्या है कि शिपिंग की जो डिटेल्स है वो कस्टमर को आपको देना पड़ेगा कि कब तक आपका प्रोडक्ट शिप हो सकता है। फिर उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट शिप हो जाता है तो आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलना चालू होता है। आपको आते हैं ना मैसेज, ऑर्डर हैज बीन शिप्ड, ऑर्डर हैज बीन पैक्ड, आता है नहीं आता है डिटेल? यस तो वो क्यों आता है, बिकॉज ये वाला गाइडलाइन वहां पर मौजूद है। डिलीवरी पॉलिसी नीड्स टू बी डिफाइंड। ये देखिए, व्हाट इज द मोड ऑफ डिलीवरी, विच मोड ऑफ डिलीवरी इज टू बी चोजन, से थ्रू कुरियर, थर्ड पार्टी, हार्ड डिलीवरी एंड सो ऑन। व्हेन डिलीवरी इज टू बी मेड, से टाइम एंड डे, वेयर डिलीवरी इज टू बी मेड। जब आपका एड्रेस लिया जाता है, और अगर आपको याद है तो आपके एड्रेस के नीचे पूछा जाता है आपको ये आपके ऑफिस का एड्रेस है कि आपके घर का एड्रेस है। ऐसा क्यों पूछा जाता है आपको, क्या लग रहा है, व्हाई इज द रीजन दिस? कि ऐसा जब आप एड्रेस डालते हो किसी ई कॉमर्स में, आपको वहाँ पर पूछते कि ये जो आपने ऊपर एड्रेस दिया है ये ऑफिस का है कि क्या आपका रेसिडेंस का है, ऐसा क्यों पूछा जाता है आपसे? ऑफिस का होगा तो फिर ऑफिस आवर्स में भी डिलीवर करना चाहिए। करेक्ट। और घर पे है तो कभी भी डिलीवर हो सकता है, राइट। ऑफिस का अगर आप एड्रेस होगा तो वो ऑफिस आवर्स में ही आपको डिलीवरी देगा, और यदि वो आपका रेसिडेंस का एड्रेस है तो फिर आपकी डिलीवरी आवर्स थोड़े से एक्सटेंड हो जाएंगे। तो वही है, आपकी डिलीवरी पॉलिसी भी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद ई कॉमर्स की गाइडलाइन इंपॉर्टेंट वाली है रिटर्न्स के रिलेटेड, कि यदि कोई सेलर अपने प्रोडक्ट पर रिटर्न देना चाहता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे वो वहाँ पर। नॉर्मली 7 days रिप्लेसमेंट पॉलिसी हर प्रोडक्ट पे आपको ई कॉमर्स पे मिल जाएगी, राइट। तो अब ये रिटर्न पॉलिसी में भी इंट्रिकसीज होती है। कोई सेलर बोलेगा भैया हम एक बार पैसे लेंगे ना तो रिफंड नहीं देंगे, हम नया प्रोडक्ट रिप्लेस कर देंगे, ये होती है रिप्लेसमेंट पॉलिसी। तो आप उसमें जो है वो क्लैरिफाई कर दो कि आपकी रिफंड पॉलिसी कितनी है, आपकी रिप्लेसमेंट पॉलिसी कितनी है। अगर आप कोई इंटरनेशनल प्रोडक्ट मंगाते हो, मतलब आपने alibaba.com से प्रोडक्ट मंगाया, उस केस में आपको लगभग 1 month का रिटर्न और रिप्लेसमेंट पॉलिसी मिलता है। तो ये सेलर ने बताना चाहिए उधर, ऐसा गाइडलाइन में लिखा हुआ है। एंड पेमेंट के रिलेटेड क्या लिखा हुआ है जरा देखते हैं। पॉलिसी गाइडलाइंस नीड टू बी क्रिएटेड फॉर द फॉलोइंग पेमेंट रिलेटेड इश्यूज। मोड ऑफ पेमेंट मतलब कैसे पेमेंट करोगे, फॉर विच प्रोडक्ट स्पेसिफिक पेमेंट मोड शैल बी देयर। मतलब अगर आपके पास अमेजोन का गिफ्ट कार्ड है या आपके पास फ्लिपकार्ट का भी गिफ्ट वाउचर है, तो वो गिफ्ट वाउचर कौन कौन से प्रोडक्ट पर यूज होगा उस गिफ्ट वाउचर के साथ ही कस्टमर को बता दो, ताकि कस्टमर जब परचेसिंग करे तब उसको आइडिया रहे कि ये जो गिफ्ट वाउचर मेरे पास है इसका यूज इस प्रोडक्ट में मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ये क्लैरिटी कस्टमर को आपने देना चाहिए। तो पेमेंट मोड पे भी गाइडलाइंस बनाई हुई है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है कि जिसको लेकर गाइडलाइंस बनाई हुई है। अब क्या बनाई हुई है ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ पढ़े कि इसके रिलेटेड गाइडलाइंस है। तो कौन कौन से पॉइंट है, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले बिलिंग, फिर शिपिंग, फिर डिलीवरी, फिर आपका पेमेंट, फिर आपका क्या रह गया, आपका रिटर्न पॉलिसी। इनके रिलेटेड गाइडलाइंस ई कॉमर्स में बनाई हुई है। अब मेरा आपसे सवाल है, कितने सारे लॉज ई कॉमर्स को एप्लीकेबल होते हैं? आप बोलते जाएंगे और मैं यहाँ पर लिस्ट लिखता चला जाऊँगा।
सोच के बताना कितने कितने लॉज ई कॉमर्स को एप्लीकेबल होंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लॉज गवर्निंग ई कॉमर्स, लॉज गवर्निंग ई कॉमर्स। आपके हिसाब से आप बताते जाइए विच एक्ट्स विल बी एप्लीकेबल। बता, इनकम टैक्स एक्ट, वेरी गुड। आईटी एक्ट, देखिए बच्चे अभी चालू पड़ गए। इनकम टैक्स एक्ट हो गया, आईटी एक्ट हो गया, एक बच्चे ने बोला कंपनीज एक्ट हो गया। कंपनीज एक्ट क्यों एप्लीकेबल है भैया? फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड आ गया ना, कंपनी है तो कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है। और क्या, कौन सा? सेल ऑफ गुड्स, वेरी गुड। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जीएसटी एक्ट, करेक्ट। कंपटीशन एक्ट, एक कंपटीशन बोला, उसके पहले कोई बच्ची कुछ बोल रही थी, मेरे को आवाज नहीं आई आपकी। एनवायरमेंट वाली, एनवायरमेंट लिख देंगे, कंपटीशन लिख देंगे, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जागो ग्राहक जागो, आपने ऐड सुना होगा, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एफडीआई की पॉलिसीज में एप्लीकेबल हो जाएंगी। बिकॉज ये जो कंपनीज होती है ई कॉमर्स, ये स्टार्टअप कंपनीज होती है, इनको फंडिंग मिलती है बाहर से, तो बाहर से कितना फंडिंग ले सकते, नहीं ले सकते, ये सब कुछ फेमा एफडीआई के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, करेक्ट। और भी कुछ एक्ट्स होती है वो हम जाकर देखेंगे लिस्ट में। तो बेसिकली इतने या इससे भी ज़्यादा एक्ट यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। फिर आपका जो पीएफ, ईएसआईसी, इनकम टैक्स में आपने देखा होगा पीएफ कटता है, ईएसआईसी कटता है, ये वाली जो एक्ट है इसके रिलेटेड ये भी एप्लीकेबल होती है। बिकॉज बेटा ये इसमें लोग भी तो काम कर रहे हैं ना, तो आपके सारे लेबर लॉज भी इनको एप्लीकेबल हो जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज अ लिस्ट ऑफ लॉज गवर्निंग ई कॉमर्स। अब आपके मन में सवाल है, सर क्या एग्जामिनेशन में ये जो सारी एक्ट्स हमने यहाँ पर पढ़ी है, इनको क्या हमको याद रखना पड़ेगा क्या? नहीं, एग्जामिनेशन में आपको केवल लिस्ट याद रखनी है कि कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल है। डिटेल वाला क्वेश्चन अगर आप देखो तो इसका एक्सप्लेनेशन भी बड़ा सिंपल और छोटा है। तो इनका इंटेंशन इधर एमसीक्यू के लिए है, वो उनको पूछना ही है, तो उनके पास आईटी एक्ट है डिटेल में पूछने के लिए। एंड दैट एक्चुअली मेक्स सेंस। अगर पूछना ही है लॉ में तो आईटी एक्ट में पूछो ना, बाकी के एक्ट को पूछना है तो आपके पास लॉ का सब्जेक्ट है ना। अगर इनकम टैक्स का पूछना तो सेपरेट सब्जेक्ट है आपके पास, जीएसटी के लिए अलग सब्जेक्ट है, और बाकी के लॉ के लिए पूरा आपने लॉ फर्स्ट ग्रुप में दिया हुआ है। तो इधर उनको पूछना ही है, तो अलग क्या है इनके पास, आईटी एक्ट 2000, करेक्ट। तो यहाँ पर लेकिन आपको क्या क्या बातें याद रखनी, सबसे पहले तो आप लिस्ट को याद रखो, कौन कौन सी एक्ट एप्लीकेबल है, और सबसे इंपॉर्टेंट इनका ईयर आपको याद रखना है, इनका ईयर आपको याद रखना है। बिकॉज कई बार एमसीक्यू में ऐसा आता है द फैक्ट्रीज एक्ट, और ये 4 ऑप्शन में आपको ईयर दे देंगे, और आपने पढ़ा नहीं है तो बच्चा उधर पूरी तरीके से क्लीन बोल्ड हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत जबरदस्त किस्सा हुआ था। चैप्टर नंबर 5 इज अबाउट द बैंकिंग रेगुलेशन। हाँ, चैप्टर 5 जो आपके यहाँ इसका वो पूरा बैंकिंग पर है, उधर भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बारे में जानकारी है। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन आया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब इसका ईयर ऑफ फॉर्मेशन पे था डैश, और यहाँ पर थे 4 ऑप्शन, मुझे अच्छे से याद है 4 ऑप्शन थे। एक था आपका 1942, एक था आपका 1949, एक था आपका 1962, और एक था आपका 1969। ऐसे 4 ऑप्शंस दे रखे थे, राइट। जब मैंने बच्चों से पूछा कि आपने आंसर क्या करा, तो कुछ बच्चों ने मुझे जो है वो क्या आंसर दिया, उन्होंने बोला सर 1969 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया। मेरा दिमाग वहाँ पर फट गया। मैंने कहा यार आपका मतलब ये कहना है कि इंडिया में बैंकिंग के रिलेटेड जो एक्ट है वो 1969 में आया लॉजिकली, और इंडिया आज़ाद हो गया था 1947 में। मतलब लगभग 20 सालों तक इंडिया के लोगों को ये अकल ही नहीं आई कि हमको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की ज़रूरत भी है। मतलब ये आंसर आ ही कैसे सकता है आपके दिमाग में? इसका आंसर वॉज 1949। तो कह रहे सर हमने पढ़ा नहीं था। मैंने अगर तुमने नहीं भी पढ़ा था तो थोड़ा लॉजिकली सोचो ना, बैंकिंग इज अ बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी।
और इतना इंपॉर्टेंट एक्ट आज़ादी के इतने लेट लाएंगे क्या इंडिया वाले? इंडिया वाले पागल तो नहीं है? आप लॉजिक समझे कि नहीं समझे? इतना लेट कैसे होगा? 1969 में कैसे एक्ट आएगा? वो बैंकिंग वाला एक्ट है, वो कोई नॉर्मल एक्ट थोड़ी है, वो कोई जीएसटी थोड़ी है जो अभी आया है। इट्स अ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। 1969 तो वाइल्ड ड्रीम में भी आंसर नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, कभी कभी अपना कॉमन सेंस यूज करना होता है। मैंने आपको बताया ना, आपके दिमाग के दो हिस्से, एक है आपकी मेमोरी और दूसरा है आपका लॉजिक। मेमोरी को हमेशा आपको नहीं इंपॉर्टेंस देना है, बट जब मेमोरी हाथ छोड़ दे तो गड़बड़ नहीं करनी है। दूसरा दोस्त है ना आपका लॉजिक, उसको तो याद करो। यार 1969 कैसे आंसर आ सकता है इसका? मतलब दिमाग घूम गया था मेरा। मैंने कहा यार ये बच्चे ने क्या करके आ गए बिल्कुल। तो आपको ईयर जो है यहाँ पर याद रखना है, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ये सारे ईयर्स को आपको याद रखना है, लिस्ट को याद रखना है, नाम को याद रखना है और उसका ईयर ऑफ पासिंग को याद रखना है। कुछ चैट बॉक्स में कुछ बच्चे ने भेजा है यहाँ पर, वेरी गुड बढ़िया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड वी गो टू अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट नाउ दैट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर यू, जिधर से भर भर के ऐसा टूट पड़ते हैं बिल्कुल। आईटी एक्ट का एक टुकड़ा चैप्टर 4 में है, आईटी एक्ट के थोड़े से दर्शन आपको चैप्टर 1 में होंगे और आईटी एक्ट का विस्तारित रूप आपको चैप्टर 5 में दिखाई देगा। ऐसा पूरा 3 चैप्टर में आईटी एक्ट फैला हुआ है। तो सर इन्होंने एक में क्यों नहीं दे दिया? अब वो तो इंस्टीट्यूट ही जाने, उसको हम क्या बोले। आईटी एक्ट 2000, मेरा आपसे एक सवाल है, आईटी एक्ट की जरूरत क्या है? क्यों आईटी एक्ट की जरूरत आई इंडिया में? वाई डू वी नीड एन आईटी एक्ट टू रेगुलेट ट्रांजैक्शन? To regularize online transactions, online frauds, रेगुलेट ई ट्रांजैक्शंस ऐसा लिख दूं? e-transactions. रेगुलेट ऑल टाइप्स ऑफ ई ट्रांजैक्शंस, अंडरस्टैंड। और बताइए। Ensure security. एंश्योर सिक्योरिटी, एंश्योर सिक्योरिटी। और बताइए थोड़ा सा, Legal access. क्या करेंगे? आपने कुछ जवाब दिया बेटा, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। The legal recognition. लीगल रिकॉग्निशन, लीगल रिकॉग्निशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अच्छे से सुनो। सन 2000 तक आईटी वाज नॉट सो पॉपुलर इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। तो तब तक ऐसा कोई, बहुत लोग ऐसा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे थे, कोई मेल पे व्यवहार नहीं कर रहा था, अपना वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ऑफर एक्सेप्टेंस वगैरह उसी दुनिया में हम जी रहे थे। लेकिन 2000 के बाद क्या हो गया, आईटी जो है वो इंडिया में आया, एलपीजी मॉडल 1991 में आया, उसके बाद उसके साथ टेक्नोलॉजी भी इंडिया में बहुत आई, तो कंप्यूटर का रेवोल्यूशन आ गया। तो आईटी बहुत ज़्यादा इंडिया में यूज़ होने लगा और लोग ईमेल्स पर कॉन्ट्रैक्ट करने लगे। अब बोलोगे सर व्हाट्सएप पे क्यों नहीं करे? बेटे बात 2000 की हो रही है, उस टाइम पे व्हाट्सएप इतना पॉपुलर भी नहीं था इंडिया में। ये तो अभी अभी हुआ है कुछ 10 से 12 सालों में, ये तो बहुत पहले की बात है ना, लगभग आज से 20 साल पहले तो व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं था। लोग ईमेल पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे लोगों में झगड़े भी बहुत हो रहे थे। तो इमेजिन करो कि मैंने आपको ऑफर दिया, अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको याद आनी चाहिए, मैंने आपको ऑफर दिया ईमेल पर, आपने ईमेल पर उसका एक्सेप्टेंस दिया और हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और हमारे बीच में कुछ झगड़ा होता है, हम झगड़ते झगड़ते कोर्ट चले गए, जज साहब देख रहे हैं ऑफर किसने दिया, एक्सेप्टेंस किसने दिया। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ईमेल के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है। आपने कभी देखा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है आपने फाउंडेशन में, उधर कभी कोई ईमेल की बात है क्या? कहीं पर लिखा है ऐसे कि ईमेल से ऑफर दे सकते? टेलीफोन टेलेक्स के बारे में लिखा हुआ है, टेलीग्राम के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन एज सच इलेक्ट्रॉनिक के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो जब कोई चीज़ को लीगल एविडेंस आपको मानना है, जैसे ईमेल को लीगल एविडेंस ऑफ कम्युनिकेशन आपको मानना है, तो उसको लीगल रिकॉग्निशन की ज़रूरत होती है। तो 2000 के पहले ऐसा हो रहा था कि ईमेल्स पर कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहे थे, बट जब ये कोर्ट में जाकर झगड़ रहे थे तो जज बोल रहे थे हम इसको लीगल एविडेंस कैसे माने, ये आपने ईमेल किया ठीक है, लेकिन ये तो एक साइबर वर्ल्ड का जो है एक छोटा सा एविडेंस है, लेकिन ये लीगल एविडेंस नहीं, बिकॉज इसके रिलेटेड कोई लॉ ही नहीं है इंडिया में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर बाहर कुछ गलत हो रहा था, आपने उसका वीडियो फुटेज लिया और कोर्ट में दिखा दिया, उसको कोई लीगल एविडेंस नहीं था, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। आप समझ रहे प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्या हो रही थी? तो इसलिए आईटी एक्ट की ज़रूरत पड़ी। और बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हो रहे थे, बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी हो रहे थे। आपने हर्षद मेहता का जो है स्कैम 1992 देखा होगा। 1994 तक एनएससी बीएससी सब कुछ फिजिकल था,
उसके बाद स्टॉक मार्केट भी जो है क्या हुआ, ऑनलाइन आने लगा। अब स्टॉक मार्केट मतलब एक बहुत बड़ी चीज होती है जहां पर पूरा इंडिया टूट पड़ता है पैसा लगाने के लिए। तो इसको रेगुलेट कैसे करेंगे, तो इसको रेगुलेट करने के लिए, ये ई ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करने के लिए आईटी एक्ट को लाया गया। अंडरस्टैंड, किसी भी लॉ को सीखने का बहुत सिंपल तरीका होता है, ये लॉ क्यों आया इसका पहले आपको बेस जानना जरूरी है, तो ही मतलब समझ में आता है। तो आईटी एक्ट क्यों आया इसका मैंने आपको लॉजिक बता दिया। लीगल, उसको लीगल रिकॉग्नाइज करने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, जब ऐसे झगड़े तंटे कुछ होते हैं तो उसको लीगल एविडेंस मान सके हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, इसीलिए हम इसको लीगल रिकॉग्नाइज देने के लिए हम आईटी एक्ट को लेकर आ गए। अब क्या होगा, आज की डेट में अगर आप व्हाट्सएप पर कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आपके ऑफर को ऑफर वैलिड माना जाएगा क्या? हाँ, डेफिनेटली माना जाएगा, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रूल्स तो फॉलो करने हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ आपके पास अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रिकॉग्नाइज करने वाला एक लीगल सिस्टम भी मौजूद है जिसका नाम है आईटी एक्ट 2000। वैसे मैं मानता हूं कि आप यहां पर नाम होना चाहिए था आईटी एक्ट अमेंडमेंट 2008, बिकॉज 2008 में बहुत हैवी अमेंडमेंट लाई गई आईटी एक्ट में, और हर 4 से 5 साल के बाद हैवी अमेंडमेंट होती है आईटी एक्ट में। क्यों बेटा? टेक्नोलॉजी बदलती है तो ट्रांजैक्शन करने के मीडियम भी बदलते हैं। अब जैसा ये फोन पे, गूगल पे, ये जो डिजिटल पेमेंट्स है, ये सब कुछ इंडिया में पॉपुलर कब हुआ? डीमोनेटाइजेशन के बाद में, करेक्ट? तो ये चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया है अब आईटी एक्ट में। चलो, ये बहुत हमने डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे बिकॉज दूसरे चैप्टर में भी इसका डिस्कशन हमको करना है। यहां पर जो चीज़ हमको देखनी है, 2 ही आंसर हमको आईटी एक्ट के अंदर देखना है। सबसे पहले कि आईटी एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, और सम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ आईटी एक्ट जो कि सीधा ई कॉमर्स को अफेक्ट करते हैं, बिकॉज हम लोग ई कॉमर्स के चैप्टर में है। तो आईटी एक्ट के ऐसे प्रोविजंस, ये देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर सेक्शन 4, सेक्शन 3, कुछ इस हिसाब से। ये यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि ये क्या कहते हैं ये सेक्शंस। लॉ के तो बच्चे हो ही, आप लॉ के स्टूडेंट हो, लॉ कैसे पढ़ते हैं आप जानते हैं, फाउंडेशन में पढ़े हो, 11th-12th में पढ़े हो, एसपी वगैरह पढ़ा होगा आपने, उसके बाद अभी फाउंडेशन पर आपने लॉ पढ़ा है, इंटर में है आपके ग्रुप 1 में, लॉ का आपको हुआ कि नहीं हुआ पूरा अभी तक? तो बस, तो फिर लॉ की तो जानकारी है ही आपको, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज वगैरह कब क्या होता है वो तो बहुत बढ़िया है। आपका जो इंटर का जो लॉ का सिलेबस है ना, उसका एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है जो मुझे लगता है इंस्टीट्यूट ने बहुत ही मतलब दिमाग लगा के काम किया है वहाँ पर। वो चैप्टर का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड डीड्स, ऐसा कुछ चैप्टर है लास्ट में आपका। वो इतना बढ़िया चैप्टर है, मतलब उसको रीड करके आप दुनिया के किसी भी लॉ को समझ सकते हो, क्योंकि वो आपको सिखाता है कि लॉ को पढ़ते कैसे है। बहुत दिमाग लगाया इंस्टीट्यूट ने, और सही में अच्छा उन्होंने चैप्टर इसको इंट्रोड्यूस करा। चलिए बात करेंगे, मतलब इसके लिए इंस्टीट्यूट को तो भैया थम्स अप देना ही चाहिए। आगे बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईटी एक्ट, इसको भी हम ऐसे ही याद करेंगे पॉइंट्स में लिख करके। सो वी आर राइटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईटी एक्ट। लेकिन ये बढ़ने से पहले टाइम हो गया है गाना गाने का, है ना? तो थोड़ा सा हम सिंगिंग करें, हम नहीं करेंगे, स्टूडेंट यहाँ पे सिंगिंग करेंगे और उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो बताओ भैया किसकी आज जो है चांस है? सो चलो बंदिया, लेट्स गेट बैक टू आवर वर्क, दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईटी एक्ट। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिद्धि, अभी आपको अगले कैंडिडेट को नॉमिनेट करना है जो अगले टाइम गाना गाएगा। कौन गाएगा? अच्छा, सोच के बोलिए। चलिए चैट बॉक्स में डाल देना, मैं यहाँ से रिकॉग्नाइज कर लूंगा। तब तक हम बढ़ते आगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईटी एक्ट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईटी एक्ट, लेट अस गो टू फर्स्ट वन। पहला आईटी एक्ट का क्या है? ग्रांटिंग लीगल रिकॉग्निशन। क्या चाहिए, क्यों लाया हमने आईटी एक्ट को? ग्रांटिंग लीगल रिकॉग्निशन, लीगल रिकॉग्निशन टू ई ट्रांजैक्शंस, ग्रांटिंग लीगल रिकॉग्निशन टू ई ट्रांजैक्शन। इस पर हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कशन करा कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जब कभी भी आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो बेसिकली उसमें आपको लीगल एविडेंस होना चाहिए आपके पास, उसको लॉ में उसको मानना चाहिए, उसको मान्यता मिलनी चाहिए लीगल वाली। तो ये सबसे पहला हमारा इंटेंशन है कि हम उसको लीगल एविडेंस माने। आगे लीगल रिकॉग्निशन, अब ये क्या आ गया? लीगल रिकॉग्निशन टू
डिजिटल सिग्नेचर्स, लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर। जहाँ कहीं भी इंडिया में अब आपकी फिजिकल सिग्नेचर लगती है, अगर आपने वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर लगाई तो उसको वैलिडिटी होनी चाहिए, ऐसा भी हमको रिकॉग्नाइज करना है। इसीलिए हमको क्या करना है, ये प्रोविजन आपके आईटी एक्ट में है। जब हम आगे पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि डिजिटल सिग्नेचर को अब वैलिड माना गया है आईटी एक्ट में। आगे, टू फैसिलिटेट ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू गवर्नमेंट। अगर आईटी एक्ट नहीं होता तो इनकम टैक्स का रिटर्न ऑनलाइन फाइल करना पॉसिबल ही नहीं होता, जीएसटी का रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने को कोई रिकॉग्निशन ही नहीं होता। तो गवर्नमेंट को भी जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हम दे सकते हैं। इसको भी रेगुलराइज करने के लिए, इसको भी लीगल रिकॉग्निशन देने के लिए आईटी एक्ट को लाया गया। आई गेस यहाँ पर चैट बॉक्स में हमारे सामने नाम आ चुका है। ओहो, यहाँ पर रिद्धि ने नाम ले लिया है यश राउत का। तो यश भाई, अगले कैंडिडेट आप होंगे, जब आपसे बोला जाएगा तब आपको गाना पड़ेगा हैं। अच्छा, आपको गाना गाना है, डांस करना है, जोक्स बोलना है, जो करना आप कर सकते हैं, एंटरटेन करना है आपको बस। चलिए अगला पॉइंट है फैसिलिटेट ई फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। हाँ बोलिए। टू फैसिलिट, अच्छा इतने खराब क्वालिटी के पीजे होते हैं क्या? टू फैसिलिटेट, अरे जब हम जाएंगे तब देख लेंगे। टू फैसिलिटेट ई स्टोरेज ऑफ डेटा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डेटा को स्टोर किया आपने किसी को बोला कि मैंने बैकअप लेके रखा है, लेकिन कोई उसको लीगल रिकॉग्निशन भी होना चाहिए ना। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा को स्टोरेज करने की पॉलिसी बनाना और उसको लीगल रिकॉग्निशन देना, इसीलिए हम क्या लेकर के आ रहे हैं यहाँ पर, आपकी आईटी एक्ट। और एक पॉइंट है, फिर हम लोग इसको ब्रेक करेंगे। लीगल रिकॉग्निशन टू बुक्स केप्ट इन ई फॉर्मेट। आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, अगर आपने टैली सॉफ्टवेयर में एंट्री करके रखी है और वही टैली का सॉफ्टवेयर आप इनकम टैक्स ऑफिस में सबमिट करते हो कि भैया ये है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपको जो देखना है, आपको जो स्क्रूटिनी करना आप कर लो, इसको वैलिड मानने के लिए भी हमने आईटी एक्ट को बनाया हुआ है कि भैया अगर आप देखो तो आपके कंपनीज एक्ट में बहुत सारे प्रोविजंस है, ऑडिट ऑफ बुक्स एंड अकाउंट्स के रिलेटेड, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स के रिलेटेड भी बहुत सारी प्रोविजंस है कि नहीं है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने? तो क्या है बताना जरा, वो प्रोविजंस याद है अगर आपको तो? बेसिकली उन प्रोविजंस में लिखा हुआ है कि आपको आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, इसको आपको जो आपके ऑफिस, आपके कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहीं पर आपको उसको रखनी है। अगर आपको ब्रांचेस पे रखना है तो इसकी नोटिस आपको सबको देना पड़ेगा। ऐसा बहुत सारी चीजें बताई हुई है, लेकिन कंपनीज एक्ट में ये नहीं बोला कि ये बुक्स फिजिकल ही चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक भी चलेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक भी चलेगी, ये आईटी एक्ट ने बता दिया आपको। तो आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको अगर आप ई फॉर्मेट में रखते हो तो उसको भी लीगल माना जाएगा आईटी एक्ट की वजह से। सो दीज आर सम ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईटी एक्ट। क्या क्या? ग्रांटिंग लीगल रिकॉग्निशन टू ई ट्रांजैक्शन, ग्रांटिंग लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर। उसके बाद क्या? टू फैसिलिटेट ई सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द गवर्नमेंट, टू फैसिलिटेट ई स्टोरेज ऑफ योर डेटा। आपकी बुक्स अगर ई फॉर्मेट में है तो उसको भी लीगल माना जाएगा आईटी एक्ट की वजह से। ये हो गए टोटल 5 पॉइंट, और 3 पॉइंट देख लेते ताकि आपका 8 मार्क का आंसर रेडी हो जाएगा, मतलब 8 पॉइंट्स का आंसर रेडी हो जाएगा। अगले 3 पॉइंट कौन से? डेवलपिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग ई इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्रमोटिंग ई बिजनेस या ई कॉमर्स कह लो। सर इसका क्या मतलब है? अगर आपका आईटी एक्ट नहीं होता ना तो इंडिया में ई कॉमर्स पॉसिबल ही नहीं था। व्हाई? बिकॉज ये कॉमर्स मतलब ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन मतलब ऑफर, एक्सेप्टेंस, सब कुछ। और अगर ई कॉमर्स की बात करें तो भैया ये तो कॉमर्स में ही ई है, सब कुछ अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो अगर आईटी एक्ट ही ना होता तो ई कॉमर्स पॉसिबल ही नहीं होता।
तो सबसे बड़ा तो फायदा ई कॉमर्स को हो रहा है आईटी एक्ट का। आगे ड्राफ्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग लॉज फॉर साइबर क्राइम को रेगुलेट करने के लिए उस पे जो मुकदमे चलते हैं, आप जानते हो ना कि अगर आपको कोई साइबर क्राइम आपके साथ हुआ है तो आप साइबर सेल में जाकर के क्या कर सकते हो, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हो। और एक आपको बता देता हूँ, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज साइबर रेगुलेटरी एपिलेट ट्रिब्यूनल, CRAT। जैसे आपने होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वैसे ये जो आईटी वाले केसेस है इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स है। आपके नॉर्मल केस में आईटी वाले आपके केसेस नहीं चलेंगे, उसके आपके केसेस CRAT में चलेंगे। हम उसको कहते हैं साइबर रेगुलेटरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। वहाँ पर थोड़ा सा एनवायरनमेंट अलग होता है, वहाँ के थोड़े से जज हाईटेक होते हैं, वहाँ पर सारे एविडेंस आपको इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करना होता है। तो ये वो कोर्ट है, ऐसे लॉज हमको बनाने हैं, क्यों? साइबर क्राइम को रोकने के लिए। आगे गवर्निंग ऑफ ऑल द इंटरनेट एक्टिविटीज इन इंडिया, अब इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? मोदी जी कहते हैं 125 करोड़, मुझे तो लगता है 130 करोड़ के ऊपर हो चुका होगा अभी, बिकॉज उनको ये बोलते बोलते लगभग 2 टर्म्स उनके हो चुके। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो 130 करोड़ देशवासी है, तो इतना सारा इंटरनेट का यूज हो रहा है इंडिया में। तो ये यूज प्रॉपर हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन से वेबसाइट्स को ब्लॉक करना है, कौन से वेबसाइट्स को अलाउ करना है, प्राइवेसी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, इंटरनेट पर कंट्रोल कितना होना चाहिए, ये सारों को गवर्न करने के लिए भी हमारे पास एक लॉ चाहिए, और उस लॉ का नाम है आपका IT एक्ट 2000। तो ये थे लास्ट के 3 पॉइंट। कौन से? डेवलपिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ ई बिजनेस, ड्राफ्टिंग एंड इंप्लीमेंटिंग लॉज फॉर साइबर क्राइम, और लास्ट में जितनी भी इंटरनेट एक्टिविटीज इंडिया में हो रही है उसको भी रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक लॉ की जरूरत है, और इसीलिए हमने बनाया है IT एक्ट। तो बेटा ये है IT एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या? लीगल रिकॉग्निशन को ग्रांट करना, आपके जो ई ट्रांजैक्शन है उनको लीगल रिकॉग्निशन हमने दिया, डिजिटल सिग्नेचर को भी हमने लीगल रिकॉग्निशन दिया, गवर्नमेंट को ई फॉर्मेट में आप सबमिशन दे सकते, इसको भी हमने लीगली रिकॉग्नाइज यहाँ पर कर लिया। ई स्टोरेज ऑफ डेटा हमको चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ई फॉर्मेट में रखेंगे तो चलेगा, इसके लिए भी हमको क्या चाहिए? आपका IT एक्ट। और लास्ट के 3 पॉइंट कौन से थे? ई बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए IT एक्ट चाहिए, साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए IT एक्ट चाहिए, और इंटरनेट एक्टिविटीज को गवर्न करने के लिए IT एक्ट हमको चाहिए ही चाहिए। टेल मी, डिड यू नाउ अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IT एक्ट? यस सर। ये ऐसे जो जनरलाइज आंसर होते हैं उसको इस तरह से पढ़ाने से आपको चीज़ें याद हो जाती है। उसका डिटेल वर्जन आपके सामने नोट्स में है, और उसका एक शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखना है पॉइंट वाइज, तो ये है आपके सामने। दैट इज नॉट अ केस। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात ये थी, जस्ट वेट अ मिनट। यस सर। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IT एक्ट। अब IT एक्ट के कुछ प्रोविजंस देखेंगे एंड विल एंड द क्लास फॉर टुडे। IT एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजन, स्टार मार्क करो इसको। IT एक्ट जिधर भी है इंपॉर्टेंट ही है बॉस, बिकॉज मेरे को तो ऐसा पर्सनली लगता है कि IT एक्ट ना अभी इसको उठा के आपके लॉ के सब्जेक्ट में डाल देना चाहिए। इसकी यहाँ जरूरत नहीं है, इसकी एक्चुअल जरूरत उधर है, बिकॉज बच्चा इसको इधर सीरियसली पढ़ता ही नहीं है, बिकॉज बच्चा बाकी की चीज़ों में अटक जाता है, टेक्नोलॉजी ये वो सारी चीज़ों में अटक जाता है, और इसको इज्जत ही नहीं देता है लॉ को, और फिर इधर ही क्वेश्चन आते हैं और वो क्लीन बोल्ड हो जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब इंस्टीट्यूट ने जो है आपके लॉ के सिलेबस में कुछ अनवांटेड लॉ होगा एक आधा, तो उसको हटा के उसकी जगह पे ये IT एक्ट को उधर डालना चाहिए, तो और मजा आएगा, फिर पूरा आपका लॉ कंप्लीट हो जाएगा। बट कोई नहीं, उसको यहाँ डाल दिया तो यहीं से पढ़ लो आप। अब IT एक्ट के सेक्शन 4 की बात करेंगे। वी आर ऑन टू सेक्शन 4 ऑफ IT एक्ट। अब देखिए, इसको पढ़कर ही हमको समझना पड़ेगा। द इम्प्लीकेशन फॉर ई बिजनेस वुड बी दैट ईमेल वुड नाउ बी वैलिड एंड लीगल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन इंडिया दैट कैन बी ड्यूली प्रोड्यूस्ड अप्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये हमने देखा। तो इसको
लीगल रिकॉग्निशन कौन से सेक्शन ने दिया? तो आंसर इज सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 क्या कहता है? प्रोवाइड्स लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, आपके जो अलग अलग सर्टिफिकेट्स है, आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट है, उसको भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड माना गया है, और उसको अगर आप प्रिजर्व रखते हो तो उसको लीगल एविडेंस माना जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जैसे अगर किसी एक्ट में लिखा है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मिनिमम कुछ सालों तक मेंटेन करना पड़ेगा स्क्रूटिनी के एंगल से, तो अगर वो आपने ई फॉर्मेट में भी रखा तो चलेगा। इसको रिकॉग्नाइज किसने करा? आईटी एक्ट के सेक्शन 4 ने इसको रिकॉग्नाइज करा कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ऐसा टर्म उन्होंने उसको डिफाइन कर दिया। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। इट प्रोवाइड्स दैट वेयर एनी लॉ रिक्वायर्स एनी इन्फॉर्मेशन और मैटर शुड बी इन राइटिंग और इन टाइप रिटन और प्रिंटेड फॉर्म, देन सच रिक्वायरमेंट शैल बी डीम्ड टू बी सेटिस्फाइड इफ इट इज इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सिंपल यही एक्सप्लेनेशन हमने आपको दिया। अगला है आपके आईटी एक्ट का सेक्शन नंबर 3। व्हाट इज ऑफ दिस आईटी एक्ट सेक्शन नंबर 3? सेक्शन नंबर 3 है आपके आईटी एक्ट का जो डीएससी के बारे में बात करता है। आईटी एक्ट जो आपके सेक्शन 3 है, इसी ने आपके आईटी ये जो डिजिटल सिग्नेचर है उसको लीगल वैलिडेशन दिया है। इसी सेक्शन 3 की वजह से आपको एग्जांपल लेता हूं मैं। अब जैसे आप जानते हो कि इनकम टैक्स रिपोर्ट, दैट इज टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, जानते हो इसके बारे में? अंडर सेक्शन 44AB यहां पर लिखा हुआ है कि एक अकाउंटेंट से आपको इसको जो है वो करवाना है, और वहां पर अकाउंटेंट का मीनिंग है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही साइन कर सकता है आपके सेक्शन 44AB के टैक्स ऑडिट पर। तो लेकिन आईटी एक्ट में, मतलब इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट नहीं, आपके इनकम टैक्स एक्ट में कहीं पर डिजिटल सिग्नेचर की बात नहीं हो रही है। तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि इस पर फिजिकल सिग्नेचर चाहिए। तो इमेजिन करो मेरा कोई क्लाइंट है, मैंने उसके टैक्स ऑडिट पर डिजिटल सिग्नेचर लगाकर बैंक को दे दिया, और बैंक बोलता है कि नहीं, आपके तो आपका जो इनकम टैक्स एक्ट उसमें फिजिकल सिग्नेचर की बात करिए। तो मेरे पास क्या रह गया फिर? मैं उसको आईटी एक्ट का सेक्शन नंबर 3 का प्रिंट आउट भेजूंगा, एंड आई विल से ये देखो इधर लिखा हुआ है कि पूरी इंडिया में जिस किसी एक्ट में आपको फिजिकल सिग्नेचर करना है ऐसा लिखा हुआ है, उस जगह पे अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर करा तो इट विल बी एट पार, इट विल बी ट्रीटेड इक्वल। ये किसने बताया? सेक्शन 3 ने उसको रिकॉग्नाइज किया। ये देखिए, सेक्शन 3 कंटेन्स provisions related to authentication of electronic records by affixing a digital signature। तो वो आईटी एक्ट का सेक्शन 3 है जिसने आपके डिजिटल सिग्नेचर को रिकॉग्नाइज किया है। करेक्ट? तो आज के बाद अगर आपको कोई बोले कि इस पे फिजिकल साइन करो, आपकी डिजिटल सिग्नेचर नहीं चलेगी, तो गूगल पे जाना, सेक्शन 3 का प्रिंट आउट लेना आईटी एक्ट का, और उसको भेज देना, उसको बोलना ये पढ़ और फिर मेरे से बात कर। राइट? व्हेन यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको आईटी एक्ट का नॉलेज तो होना ही चाहिए, बिकॉज ये जो बैंक में लोग बैठे होते हैं ना, इनको लगता है कि यार सीए को तो कुछ एक्ट का नॉलेज ही नहीं है। तो इस केस में आपको आईटी एक्ट को अगर आपको नॉलेज होगा तो ये बहुत फायदेमंद है आपके लिए। आगे देखिए, द एक्ट थ्रोज ओपन द डोर्स फॉर द एंट्री ऑफ कॉर्पोरेट कंपनीज इन द बिजनेस ऑफ बीइंग सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ये भी बड़ा बढ़िया है, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज फॉर इशूइंग डिजिटल सिग्नेचर। अच्छा, आपने कभी किसी डिजिटल सिग्नेचर को प्रैक्टिकली देखा है? इट इज लाइक अ पेन ड्राइव। ये पेन ड्राइव की तरह दिखता है, आपको दिखाते हैं। फिजिकल सिग्नेचर ने तो आपने खुद की फिजिकल सिग्नेचर तो देखा है कि उसके लिए आप एक नॉर्मल पेन का इस्तेमाल करते हो, बट व्हाट अबाउट अ डिजिटल सिग्नेचर? कैसे लगाओगे डिजिटल सिग्नेचर? तो देखिए, आपको बताएंगे डीएससी टोकन, हम उसको बोलते हैं डीएससी टोकन, और वो कुछ इस हिसाब से आपको दिखता है। दिस इज योर डिजिटल सिग्नेचर टोकन। ऐसा लगता है कि ये पेन ड्राइव है, बट एक्चुअली इसमें आपका डिजिटल आइडेंटिटी है। आपको इसको कंप्यूटर में लगाना होता है, एक नॉर्मल पेन ड्राइव की जैसे ये डिटेक्ट होता है, और पीडीएफ में आप इस डॉक्यूमेंट को साइन कर सकते हो। पीडीएफ में क्या कर सकते हो? डॉक्यूमेंट को साइन कर सकते हो। ये होता है आपका डिजिटल सिग्नेचर। राइट? तो आपका डिजिटल सिग्नेचर मतलब कोई स्टैम्प वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता बेटे, इट्स अ पेन ड्राइव जिधर आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और इसको पासवर्ड होता है ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके, और आइडियली वो पासवर्ड आपको पता चाहिए। इसका पासवर्ड आप ही भूल गए तो गए, फिर आपको जो है नया डिजिटल सिग्नेचर बनाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? अब मैं बात कर रहा था, ये जो डिजिटल सिग्नेचर है ये आपको कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? क्या लग रहा है? क्या ये किसी सिद्धि विनायक स्टोर में मिलेगा, बिग बाजार में मिलेगा, अमेजोन पे मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? क्या लग रहा है आपको?
कौन बना के देगा आपको ये डिजिटल सिग्नेचर? ये सवाल भी है। लोग रहते जो बना के देते हैं, लोग आरओसी। एक बार ना जोरदार तालियां हो जाए बच्चे के लिए जो आंसर कर रहा है कि कोई तो लोग रहते हैं जो बना के देंगे। हाँ बेटा, लोग ही होंगे बनाने वाले, एलियंस थोड़ी बनाएंगे, लोग ही रहेंगे बनाने वाले, बट कौन होंगे? आरओसी। आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज? नहीं, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, बट सबमिट किसको करोगे? इसी की हम बात कर रहे हैं बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे, उन अथॉरिटीज को हम लोग बोलते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। इंडिया में गवर्नमेंट ने 7 कंपनीज को लाइसेंस दिया है। ये जनरल नॉलेज की बात आपको बता रहा हूँ, आपके सिलेबस में नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। इंडिया में गवर्नमेंट ने 7 कंपनीज को लाइसेंस दिया है कि तुम लोगों को डिजिटल सिग्नेचर बना करके दोगे। ओके, वन ऑफ द कंपनीज TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। बाकी कंपनी का आपको नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन ये कंपनी फेमस है इसलिए मैंने इनका एग्जाम्पल ले लिया। टाटा कंसल्टेंसी, इनके पास जो है लाइसेंस है, ये आपको डिजिटल सिग्नेचर बनाकर देते हैं। और जो कंपनी आपको डिजिटल सिग्नेचर बनाकर देती है, हम उसको टेक्निकली बोलते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी। क्या बोलते हैं हम उसको? सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो आपके IT एक्ट में ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी के क्या प्रोसीजर है, उसने क्या प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए, ये सारी जानकारी आपके IT एक्ट में दी हुई है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो आप कहते हो ना कि सर फॉर्म भरना पड़ता है, बेटे वो फॉर्म भरने का ज़माना तो चला गया, वो तो एक फिजिकल मेथड हो गई। आजकल डिजिटल सिग्नेचर डिजिटली भी पॉसिबल है। जब है ही सिग्नेचर डिजिटल, तो फिर फिजिकल फॉर्म क्यों भरना? आपको केवल आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका फोटो और आधार पे OTP है और आपका मेल ID, मोबाइल नंबर, इतना इन्फॉर्मेशन इन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को देना है। वो उसकी प्रोसेस करेंगे, फिर आपको एक OTP आएगा एंड विद इन 8 आवर्स आपका DSC आपके घर पर डिलीवर। मतलब अब ये डिलीवर तो ये डिपेंड करेगा कि कहाँ रहते हो, लेकिन ये क्रिएट हो जाता है आपका। और जब क्रिएट होता है तो आपके हाथ में कुछ ऐसा पेन ड्राइव दिया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं ये है आपका डिजिटल सिग्नेचर। तो उसके रिलेटेड भी आपकी सारी प्रोविजंस IT एक्ट में मौजूद है। बात करेंगे सेक्शन 6 की। बात आई है अब सेक्शन 6 की। क्या कह रहा है सेक्शन 6? lays down the foundation of electronic governance. It provides that filing of any form, application or other documents, creation, retention or preservation of any records, issue, grant of any license or permit, receipt or payment, etc. by the government offices and its agencies may be done through the means of electronic form. बताऊंगा क्या मतलब है। The appropriate government offices has the power to prescribe the manner. सेक्शन 6 नहीं होता तो इनकम टैक्स का फाइलिंग पॉसिबल नहीं होता। सेक्शन 6 अगर नहीं होता तो GST का ऑनलाइन फाइलिंग पॉसिबल नहीं होता। इनकम टैक्स लॉगिन, ये इनकम टैक्स के हम लोग फाइलिंग पेज पर चले गए, तो यहाँ पर जाकर के आप अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कर सकते हो। ये जो सब वेबसाइट बना है ना, ये वेबसाइट के पीछे पावर है सेक्शन 6 की IT एक्ट का, जो बोल रहा है कि गवर्नमेंट और उसके एजेंसीज को ये अलाउड है कि वो लोगों से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में डेटा को कलेक्ट करे, और इसकी क्या प्रोसेस है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये जो सारी आपको ऑनलाइन वेबसाइट दिखती गवर्नमेंट वाली, GST की वेबसाइट, इनकम टैक्स की, ROC, तो पूरा ऑनलाइन है। आपने कंपनीज एक्ट के फॉर्मेशन में सीखा होगा, या कंपनीज एक्ट एनुअल फाइलिंग ऐसा कॉन्सेप्ट आया होगा कि जहाँ पर आपको फैकल्टी ने बताया ही होगा कि आपको एनुअल फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में करना होता है। ये सब कुछ, इसको पावर किधर से मिल रही है? इसका पावर हाउस है एक ही, दैट इज सेक्शन 6 ऑफ IT एक्ट। तो देखिए आपका IT एक्ट आज इतना पावरफुल हो चुका है और उसके पीछे की सारी चीज़ें आपको जानने का मौका मिल रहा है। अब सेक्शन 14 एंड सेक्शन 15 की बात करेंगे। सेक्शन 14 एंड सेक्शन 15 की बात करेंगे। व्हाट इज दिस? ये क्या बात करते हैं देखेंगे। The IT Act also addresses the important issues of security which are so critical to the success of electronic transaction. Section 14 of the Act relates to secure electronic records and provides that where any security procedure has been applied to an electronic record at a specific point of time, then such record shall be deemed to be a secure electronic record and from such point of time to the time of verification. बताता हूँ ये क्या होता है, पहले एक बार मैं उसको अच्छे से रीड कर लेता हूँ। सेक्शन 15 क्या कह रहा है? Provides further for the security of procedure to be applied to DSC for being treated as a secure digital signature. सेक्शन 14 आपके सिक्योरिटी की बात कर रहा है, जनरल सिक्योरिटी की,
और सेक्शन 15 डिजिटल सिग्नेचर के सिक्योरिटी की बात कर रहा है। तो सेक्शन 14 ने क्या बोला कि जब कभी भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसी वेबसाइट पर अपलोड करते हो तो उसको आपको सिक्योरिटी लगाना जरूरी है। अब ये सिक्योरिटी कैसे लगाओगे आप, ये वो वेबसाइट आपको बताएगी। जैसे अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट इसकी बात करूं तो जब कभी भी आप इनकम टैक्स रिटर्न बनाते हो तो इस पर अपलोड करने के लिए आपका पीडीएफ एक्सएम मतलब ये एक्सेल फाइल वगैरह अपलोड नहीं होता, इधर पीपीटी का फाइल अपलोड नहीं होगा। यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल अपलोड होती है, उस फाइल का नाम है XML। नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, ये जनरल नॉलेज की बात बता रहा हूँ आपको। XML इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सिक्योर करने के लिए बनाई हुई एक लैंग्वेज है। इसमें आपको फाइल को कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर ये XML ये साइट पर आपको अपलोड करना है। इस पर अगर आप PDF वर्ड PPT अपलोड करोगे तो ये बोलेगा रॉन्ग फॉर्मेट, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, इनको सिर्फ XML की ही फाइल चाहिए। तो दैट XML फाइल विल बी ट्रीटेड एज अ सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज पर सेक्शन 14 ऑफ द IT एक्ट। उसके बाद सेक्शन 15 क्या बोल रहा है? सेक्शन 15 इज टॉकिंग अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। मैंने आपको बोला कि आपके डिजिटल सिग्नेचर को एक पासवर्ड होता है, तो ये पासवर्ड रहना जरूरी है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा सेक्शन 15 आपको बोल रहा है। सेक्शन 15 में लिखा हुआ है कि आपका डिजिटल सिग्नेचर को सिक्योरिटी लगाओ। तो कैसे लगाओगे भैया? पासवर्ड रख देंगे उसको, बहुत ही बढ़िया। और जो हाई टॉप एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं उनकी जो DSC होती है वो काफ़ी अलग तरह की होती है, उसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अ डिजिटल सिग्नेचर हैविंग अ फिंगरप्रिंट स्कैनर, मतलब उनको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, जब तक उनका हाथ उस टोकन पर नहीं लगेगा वो सिग्नेचर एक्टिवेट नहीं होगा। इस तरह की सिक्योरिटी के फीचर के बारे में बात करी है आपके सेक्शन 15 ने। अंडरस्टैंड, सिक्योरिटी को डेवलप करने वाले तो IT कंपनीज है, लेकिन ये करो ऐसा बोलने वाला सेक्शन 15 है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट वाज ऑल अबाउट सेक्शन 14 एंड सेक्शन 15 ऑफ द IT एक्ट। तो आपको कुछ सेक्शंस याद रखने हैं। अभी इंपॉर्टेंट सवाल, सर क्या हमको सेक्शंस याद रखना पड़ेगा क्या? क्या ये सवाल आपने आपके लॉ के टीचर को पूछा था कि नहीं पूछा था? पूछा था। तो क्या जवाब मिला आपको? इम्पोर्टेंट वाले याद रख। यहां पर मेरे से जवाब सुन लो, IT एक्ट का हर सेक्शन नंबर याद होना ही चाहिए, आपको कंपलसरी है आपको याद रखना, ये बात समझ लो आप। इट इज कंपलसरी टू कीप इन माइंड टू लर्न ऑल द सेक्शंस ऑफ IT एक्ट, क्योंकि आपके सिलेबस में IT एक्ट के 15 से भी कम सेक्शन आपको लर्न करने हैं। कितने? 15 से भी कम सेक्शन है। उसमें से कुछ सेक्शंस आज हमने देख लिए, बाकी के सेक्शन हम चैप्टर 5 में देखने वाले। लेकिन क्योंकि कम सेक्शन है तो तेरे को याद रखना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है ना? तो इतनी छोटी बात आप ध्यान में रख लेना। तो फटाफट से रिवाइज करेंगे। सेक्शन 4 वाज टॉकिंग अबाउट व्हाट? लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। सेक्शन 3 वाज टॉकिंग अबाउट व्हाट? इट वाज टॉकिंग अबाउट लीगल रिकॉग्निशन टू योर डिजिटल सिग्नेचर। फिर हमने सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के रिलेटेड बात करी। जस्ट एक मिनट होल्ड करना, ये कौन तंग कर रहा है मुझे पता नहीं, जस्ट वन। यस, सो वी वर टॉकिंग दैट सेक्शन 6 वाज अबाउट क्या कि आपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को ले रहे हो तो इसको जो रिकॉग्नाइजेशन है ये सेक्शन 6 आपको दे रहा है। सेक्शन 14 इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? सिक्योरिटी ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। एंड सेक्शन 15 इज टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी प्रोसीजर्स फॉर योर डिजिटल सिग्नेचर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एंड रिकमेंडेशन है कि आप ये सेक्शंस को लर्न कर लें। देखो बेटा, ज़्यादा नहीं है, 15 से भी कम सेक्शन है, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपको याद रहे। सर नहीं याद रखा हमने तो बेटा आप MCQ में बोल्ड हो जाओगे। ये MCQ में इतना खतरनाक पूछते हैं, सेक्शन नंबर डालते हैं और फिर पूछते हैं कि बताओ ये क्या है, या तो फिर पूरा एक्सप्लेनेशन छाप देंगे और बोलेंगे बताओ कौन सा सेक्शन है IT एक्ट का। बिकॉज इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर रही है आपसे कि जब कम सेक्शंस है तो आपको याद रखना कंपलसरी है यहाँ पर, राइट? तो आज के क्लास में बस इतना ही, अगली चर्चा अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।